बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इतनी खूबसूरत फिल्में देख रहे हैं हमारे दर्शक। पढ़ाई लिखाई में भी करी पण छोड़नी पड़ी ना। हम आदमी है, कोनो भूत विश्वास नहीं। मेरे लिए जो मेरी टीम 1 साल से काम कर रही है उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। Thank you Bollywood International Film Festival. It's fabulous. मैं चाहता हूँ ये फेस्टिवल लगातार ऐसे ही चलता रहे। We want to encourage all filmmakers to continue to follow your passion. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं और साथ ही साथ आप शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम लेट्स टॉक का। जी हाँ दोस्तों, हम आपके दिल के धड़कनों के इंतजार को जानते हैं और इसीलिए हर बार आपके लिए लेकर के आते हैं ये खूबसूरत सा उपहार, ये खूबसूरत सा कार्यक्रम जिसका नाम है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक कार्यक्रम में मैं अल्पना सुहासिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, पैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेट्स टॉक कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत से जुड़ी एक से एक बेहतरीन और नामचीन शख्सियतों से। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्वों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के बलबूते अपना एक अलग मकाम बनाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तित्वों से जब हम मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उसी सीख से आगे बढ़कर हम भी कुछ नया बनाते हैं, नया क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप सब ज्यादातर फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, मोबाइल फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं क्योंकि दोस्तों आप सबके एंट्रीज हमें बताती हैं कि आप अपनी इस रचनात्मकता से बड़ी खूबी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आप सबसे ये वायदा है कि अगर आप कुछ भी ऐसा रचनात्मक कार्य करते हैं, यानी कि फिल्मी दुनिया में किसी भी तरह से आपकी दक्षता है, यानी कि आप किसी भी तरह से कोई भी सिनेमा बनाते हैं, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये मकसद लेकर के चल रहा है कि नए फिल्मकारों को हम अवसर देंगे, हम प्लेटफॉर्म देंगे। तो यदि आप बनाते हैं फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, मोबाइल फिल्में या म्यूजिक वीडियोस या किसी भी तौर आप सिनेमा से जुड़े हैं, तो अपनी एंट्रीज जो हैं हमें भेज सकते हैं। और इस बार तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 5th सीजन है। 4 सीजन इतने धमाकेदार रहे ना, बहुत ही मजा आया, बहुत ही लुत्फ आया और आप सबने ढेर सारा प्यार और दुलार दिया। तो आपके उसी प्यार के बलबूते हम 5वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और इस बार भी आप सब अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। एंट्रीज आरंभ हो गई हैं और अगर आप अभी हमें अपने एंट्रीज भेजते हैं तो आप सबको दिया जाएगा 40% का डिस्काउंट। जी हाँ, सुनहरी मौका है दोस्तों, खोइएगा नहीं और अगर आप अपनी एंट्रीज भेजते हुए हमारे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं जो कि है BIFFMUMBAI140, तो उसके इस्तेमाल से आपको जो है 40% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि एंट्रीज भेजनी कैसे हैं, तो आपके सामने सब लिखा आ रहा है। आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं फिल्म प्रीवे के माध्यम से, फेस्ट होम के माध्यम से या फिर WFCN के माध्यम से, या आप हमें डायरेक्ट एंट्रीज भी भेज सकते हैं और हम जो नंबर आपको दिखाते रहते हैं गाहे बगाहे, उन नंबर्स पर कॉल करके बातचीत करके आप अपनी डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें भेज सकते हैं। यानी जरिया कोई भी हो दोस्तों, पहुंचना हम तक ही है तो बस आप किसी भी माध्यम से पहुंचे, लेकिन पहुंचे जरूर, क्योंकि आपकी जो रचनात्मकता है उसको वैश्विक पटल देने का हमने विचार जो बनाया है, जो मन बनाया है, उसमें हम दृढ़ संकल्प हैं, हम कृतज्ञ हैं कि हम आपसे जुड़े हैं।
तो आप भी हमसे यूं ही जुड़े रहें और अपने एंट्रीज भेजते रहें। साथ ही साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ स्पॉन्सर्स के तौर पर या हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 सालों से हमारे साथ लगातार जो है स्पॉन्सर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स, फिल्म प्रीवे, WFCN, ये सब जो है हमारे सहयोगी हैं और निरंतरता में हमें साथ देते हैं। चूंकि आप हमारे सहयोगी तो हैं ही तो अगर स्पॉन्सर्स के तौर पर भी सहयोगी होना चाहते हैं तो आप सबका हृदय से स्वागत है। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी एंट्रीज का भी और आपके साथ का भी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये अल्पना जी तो इतना बोल रही हैं और हमें अपने मेहमान से तो मिलवा ही नहीं रही तो दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं और अब आगे की ओर बढ़ते हुए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। जो हमारे आज के मेहमान हैं वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वो जो है बाकमाल लेखक हैं, लाजवाब निर्देशक हैं, बहुत ही कमाल वो जो है रचनाकार हैं और उनकी कलम से जितनी भी रचनाएं निकलती हैं वो एक अलग वजूद, एक अलग अस्तित्व जो है वो रखती हैं। साथ ही साथ वो जब फिल्मी दुनिया में अपने उन अलग अनुभवों को अपनी लेखनी से उतारकर जब कैमरे के माध्यम से उकेरते हैं तो एक कमाल रचते हैं। वाकई उनकी हमने डॉक्यूमेंट्री जो है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 4थे सीजन में देखी और वो पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री रही। उनकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड उस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया काशीज मणिकर्णिका को। तो आज उन्हीं से यानी कि बालेंदु डी कौशिक जी से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनके बारे में और विस्तार से बताऊंगी, लेकिन एक बार मैं उन्हें मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय बालेंदु डी कौशिक जी। बहुत धन्यवाद अल्पना जी, अच्छा लग रहा है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस मंच पर अपने सुधी दर्शकों से रूबरू होकर। बहुत बहुत स्वागत बालेंदु जी। और मैं ज्यादा हर्षित इसलिए भी हूँ कि जब साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग फिल्मी दुनिया में आते हैं तो कुछ अलग करते हैं, कुछ नवीन प्रयोग करते हैं, लीक से हट करके काम करते हैं। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि बालेंदु जी जो हैं वो निश्चित तौर पर लीक से हटकर कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी रचनात्मकता के संसार के बारे में बात की जाए, साहित्य संसार के बारे में, तो उनका मदारीपुर जंक्शन जो उपन्यास है वो वाणी प्रकाशन से आ चुका है। प्रिय कथाकार की अमर कहानियां प्रेमचंद का संपादन उन्होंने किया दिव्यांश प्रकाशन से। मृत्यु भोज नाटक जो है वो दिव्यांश प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है। वाया फुर्सतगंज, जी हाँ, ये उपन्यास जो है ये भी वाणी प्रकाशन से आ चुका है। परंपरा में जीवन की खोज, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक पद्धति के बारे में पुस्तक है, ये भी इनकी आ चुकी है वाणी प्रकाशन से ही। और परंपरा में जीवन की खोज ये आचार्य ये अभी हमने बताया। और एक था मंटो जी के जीवन और उनकी कहानियों पर आधारित संपादन इस पुस्तक का इन्होंने किया। और साथ ही साथ जो आने वाली इनकी कृतियां हैं वो है नक्कार खाना उपन्यास, भाषा बहता नीर, भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। और इन्हें 200 ढेरों सम्मान और पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है। और साथ ही साथ अगर फिल्मी करियर की इनकी बात करें तो इनकी बायोस्कोप जिंदगी जो फिल्म है वो काफी सराही गई, जो इन्होंने कोरोना काल में एक विशेष प्रयोग करके बनाई थी। वाकई उसका जो है बहुत प्रोत्साहन मिला उस फिल्म के बनाने के बाद और फिल्मी दुनिया की ओर इनका रुख हुआ। और काशीज मणिकर्णिका मिस्टिक एंड मोक्षा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये कमाल की डॉक्यूमेंट्री, ये वृत्त चित्र जो है अनेक फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कृत हो चुका है और बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्री है ये। लोंडा नाच ए मैन इन वुमेन, अब ये जो है जल्द ही रिलीज होने वाली है इनकी। और साथ ही साथ जो है ये अभी जो है रामनवमी इन सर्च ऑफ लॉर्ड रामा बेस्ड और रामनवमी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी जो जल्द ही इनका हमारे सामने आने वाला है कार्य। तो इस तरह से निरंतरता में जो अपने कार्य में संलग्न रहते हैं और कुछ नया लीक से हटकर काम करने का जिनका विचार रहता है, ऐसे बालेंदु डी कौशिक जी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है बालेंदु जी। थैंक यू, नमस्ते जी। बालेंदु जी, मैंने काशीज मणिकर्णिका मिस्टिक एंड मोक्षा डॉक्यूमेंट्री देखी। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो है बनारस के मणिकर्णिका घाट पर आधारित है, जहां पर कहते हैं कि अगर वहां पर मृत्यु होती है और
चिताओं को जलाया जाता है तो सीधे मोक्ष मिलता है, लेकिन उसी जगह का एक अलग रुख कि वहां पर नगर वधुएं किस तरह से नृत्य करती हैं जब एक तरफ चिताएं जल रही होती हैं, ये दृश्य वाकई दिल को कहीं ना कहीं दहलाने वाला सा, रोए खड़े कर देने वाला था। ये यूनिक कॉन्सेप्ट आपको मिला कैसे? ये कहाँ से ये खोज आरंभ हुई आपकी? जैसा आपने बताया, मणिकर्णिका तो एक ऐसा स्थान है, पूरी दुनिया में इस रूप में जाना जाता है कि यदि वहाँ किसी का दाह संस्कार हो तो वो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जानकारी तो सभी को है। हमने भी थोड़ा बहुत जो अपने हिंदू धर्म के तमाम मिथकों का और तथ्यों का अध्ययन किया, उसमें ये भी निकल के आता है कि भगवान शंकर ने वहाँ कभी तांडव नृत्य किया था और माता पार्वती का दाह संस्कार भी उसी घाट पर हुआ था। वहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। शायद ही कोई ऐसा समय या ऐसा अवसर आता हो जब वहाँ चिताएं ना जल रही हों। मैंने कहीं बहुत एक बारीक लाइन कहीं किसी अखबार में पढ़ी कि साल में एक अवसर ऐसा आता है जब वहां पर नगर वधुएं नृत्य करती हैं जलती चिताओं के सामने। वो बात मुझे कुरेदती रही, कई सालों तक कुरेदती रही। मुझे समझ नहीं है कि ऐसा क्या होगा, इस कहानी के पीछे की पृष्ठभूमि क्या होगी, क्यों ऐसा नगर वधुएं करती होंगी। जलती हुई चिताओं के सामने नृत्य करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रूप है, एक समाज पर बहुत बड़ा तमाचा है। फिर मैंने इस पर कोशिश की कि कहीं से कुछ मिल जाए सामग्री, लेकिन किताबों में तो कहीं कुछ लिखित रूप में ऐसा उपलब्ध नहीं है। जो मुझे नेटवर्क उससे गूगल से और तमाम और माध्यमों से या यूट्यूब से जो जानकारी हुई, उसमें भी बहुत हल्की फुल्की चीजें बहुत सतही तौर पर देखने को मिली। फिर मैंने एक दो बार बनारस जाके वहाँ के तमाम लोगों से, जो पुराने लोग हैं जिनको वहाँ के इतिहास का और परंपरा का बहुत गहरा ज्ञान है, उनसे समझने की कोशिश की। तो एक कहानी निकल कर आई कि आज के 400 साल पहले एक बार ऐसा अवसर आया कि आमेर के राजा जयसिंह बनारस में मूर्तियों का जीर्णोद्धार करा रहे थे, और जब उन्होंने भगवान मसान नाथ जो वहीं मणिकर्णिका पर स्थित है, वहां उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के बाद जब पूजा अर्चना करने के लिए वहां के तमाम भद्र लोगों को बुलाना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर आने से इनकार कर दिया। और ये उसके पीछे और दूसरा कारण था, उनका ये मानना था कि वो एक राजपूत खानदान से होने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की लड़कियों को मुगलों से ब्याहा था, तो इस वजह से लोग आने से बचना चाह रहे थे। तब वो निमंत्रण, चूंकि वो कार्यक्रम पहले से तय था और अगर कोई ना पहुंचता तो ये बहुत अपमानजनक बात होती, तो उस समय नगर वधुओं ने वो मोर्चा संभाला और वो गायन और नृत्य का जो परंपरा शुरू हुई वो उसी दिन से मानी जाती है और तब से लेकर आज तक चली आ रही। बात इतने तक नहीं है कि वो परंपरा शुरू हुई, बात यह कि उसके पीछे का मर्म क्या है, क्यों महिलाएं, क्यों नगर वधुएं वहां आकर नृत्य करना चाहती। तो एक तो नृत्य स्वयं, मतलब भगवान शंकर स्वयं जो है नृत्य के महारथी माने जाते हैं, और तो उस नृत्य के माध्यम से नगर वधुएं भगवान शंकर को रिझाती हैं और उनसे प्रकारांतर से ये प्रार्थना भी करती हैं कि हमें इस जैसे बहुतों को मुक्तियां मिल रही हैं इस घाट पर आने के बाद, तो हमने कौन सा अपराध किया, हमने कौन सा पाप किया, हमें भी मुक्ति मिलनी चाहिए। अब वो मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक हमारे सभ्य समाज पर एक करारा तमाचा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिससे शायद हम सभी अवगत नहीं है। मुझे ये बात हमेशा कुरेदती है और उसको लेकर मेरे संवेदनशील हृदय में एक बात कौंधी कि इसको किसी रूप में किसी वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सामने लाया जाए। तो एक मैंने कोशिश की और वो कोशिश कुछ हद तक सफल रही, लोगों को पसंद आई। वो कुछ हद तक नहीं बालेंद्र जी, बहुत सफल रही है और वो इतनी खूबसूरती से पूरी डॉक्यूमेंट्री चलती है कि कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है, कहीं भी जो है वो बोरियत जैसा कुछ नहीं लगता, वरना एक हल्का सा वो रहता है डॉक्यूमेंट्री में, ये रिस्क रहता है कि अधिक उसमें जानकारी जो है वो कहीं बोझिलता ना पैदा कर दे।
ये सबसे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। रिस्क रहता है डॉक्यूमेंट्रीज में। तो आपको ये नहीं लगा कि नगर वधुओं का जो कॉन्सेप्ट है और इसमें मतलब एक अच्छी खासी फीचर फिल्म का भी रूप ले सकती थी, ये घटना, ये बात, ये कथ्य जो है एक फिल्म का भी स्वरूप ले सकता था, आपको ऐसा लगा नहीं? देखिए, फिल्म का रूप तो दिया जा सकता है, लेकिन क्या है कि फिल्म में फिर कहानी गढ़नी पड़ती है, कुछ काल्पनिक पात्र बनाने पड़ते हैं, कुछ उसमें तथ्य के साथ कल्पना का समावेश करना पड़ता है। प्लस जो फिल्म का क्राफ्ट है वो दूसरे ढंग का है, फिल्म की जो कलाकारी है वो अलग तरह की है, उसमें एक बहुत बड़ा बजट इन्वॉल्व होता है, उसमें कलाकारों की फौज इन्वॉल्व होती है, टेक्नीशियंस की एक बड़ी फौज चाहिए होती है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। फिर मेरा जो कहने का तरीका है, मैं एक कथाकार हूं, तो मुझे लगता है कि बात को बिना लाग लपेट के सीधे सीधे कहा जाए। जब तमाचा मारना ही है, जूता मारना ही है, तो इतना घुमाना क्यों? तो तो मैंने कोशिश यही की, मेरे पास एक छोटा सा कैमरा था, मैंने एक कैमरा किराए पर लिया, एक कैमरामैन वहां से हायर किया और 2-3 दिनों तक हम लोग वहां भ्रमण करते रहे चीजों को कि कैसे करना है। और दिमाग में तो ये आया कि इस पर बहुत फिल्म बन सकती है, बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन फिर लगा कि हमारा जो हमारी जो सीमाएं हैं, हमारे जो संसाधन है, उसमें हम केवल डॉक्यूमेंट्री बना के ही इससे पार पा सकते हैं, अपनी बात को लोगों के सामने ले आ सकते हैं। तो इसमें तो आपको शोध कार्य भी काफी करना पड़ा होगा, क्योंकि मान लीजिए एक घटना आपने एक पंक्ति में अगर अखबार में पढ़ी, लेकिन उसी के बेस पर पूरा डॉक्यूमेंट्री में तो बिल्कुल तथ्य एकदम मौलिक और प्रामाणिक होने चाहिए, तो उस पर तो बिल्कुल शोध कार्य बिल्कुल। काफी रहता है। तो कितना शोध देखिए, कार्य सबसे ऐसे? जी। सबसे महत्वपूर्ण काम तो उसके पीछे का शोध ही होता है। मुझे लगता है कि आप फिल्मों में तो चीजों को घुमा सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री में आपको घुमाने और तोड़ने मरोड़ने का अवकाश नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पकड़ लिए जाएंगे, फिर आप फजीहत भी आपकी होगी कि आप इस तथ्य के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो भी मुझे अध्ययन करना था, जो भी तथ्य जुटाने थे, वो उसको क्रॉस एग्जामिन भी करते चलना था कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ बात बताई तो क्या दूसरे लोग भी ऐसा बता रहे हैं, या 2 लोगों ने या 4 लोगों ने जो बात कही, क्या हमारे पास जो संसाधन है जहां से हम उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, उससे भी वही बात निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कोशिश की। मेरी जो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी तो वो 3 भागों में विभाजित है। पहले तो इसका जो एक पौराणिक पृष्ठभूमि है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मणिकर्णिका का क्या महत्व है हमारे धर्म में, इतिहास के आईने में, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। फिर उसके पीछे जो पौराणिक विचारधारा चलती है उसका जो जुड़ाव है उसके, और तीसरी बात जो जिसको मैंने कहने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों को जो शुरू में डॉक्यूमेंट्री देखते हैं 5 मिनट तक वो यही नहीं समझ पाते कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ले जाना सोच जाता हूं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री की जो बात थी, अगर मैं सीधे नगर वधुओं से शुरू करता तो शायद लोगों को समझ नहीं आती। मैं जो कहना चाहता था इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, वो ये कहना चाहता था कि एक घाट हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए ऐसा है जहां पर आप जीवन भर कैसा भी कर्म करते हो, अगर उस घाट तक किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, आपने जीवन में चाहे जितने कुकर्म किए हो, तो आपको मोक्ष मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। और एक उसी समाज में पैदा हुई एक स्त्री, नगर वधु जिसे हम कहते हैं, वो इतनी है समाज में कि उसको मोक्ष पाने के लिए, उसी मोक्ष को पाने के लिए जलती चिताओं के बीच नृत्य करना पड़ रहा है, फिर भी उनको ये भरोसा नहीं है कि उनको मोक्ष मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ये बात उभारने की कोशिश की है और मैं लगभग सफल हो पाया हूं अपनी बात कहने में। जो संवेदना है हमारे आपके भीतर जो सोई रहती है, जो इन सब चीजों को दूर से देख कर निकल जाना चाहती है, जिससे बचना चाहती है, जिस पर बात करने से, जिसको सुनने से, मैंने उस समाज की उस नग्न सच्चाई को लोगों के सामने बेपर्दा करने की कोशिश की। जी। तो आपने बताया कि ये साल में एक बार करती हैं ऐसा नगर वधुएं, साल में एक बार? जी। ये चैत्र नवरात्रि होती है
मार्च और अप्रैल के महीने में जो नवरात्र आता है, तो चैत्र की नवरात्र उसको बोलते हैं, उसकी सप्तमी को ये होता है और साल में एक बार ही होता है। एक विशेष तिथि है, उसी तिथि को नगर वधु नृत्य करती है। ऐसा नहीं कि हर वर्ष करती है। संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जब पहली बार बुलाया होगा जय सिंह ने, तो उस तिथि को भी यही तिथि रही हो। हाँ। तो वो एक परंपरा के तौर पर वो तिथि नियत हो गई। और सबसे आश्चर्यजनक है कि बनारस एक बहुत ही धार्मिक शहर है और जब वो नृत्य हो रहा होता है तो पूरा शहर जैसे लगता है कि अनजान हो उस घटना से। अच्छा। कई बार ये भी लगता है अनजान तो नहीं होगा, बनारस का तो आदमी जानता है, आसपास के रहने वाले लोग भी जानते हैं, आसपास के जो बल्कि काफी लोग उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे। लेकिन मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कह पा रहा हूं कि अनजान होता है या दिखावे में अनजान बनकर रहना चाहता है, क्योंकि वहां जब नगर वधुओं का नृत्य चल रहा होता है तो मुझे वहां कुछ बहुत हल्के किस्म के मीडिया कर्मी जो छोटे छोटे चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूब और बाकी चैनल्स, इसके अलावा जो बहुत ही मतलब मजदूर कह लें, मैं मजदूर कह के कोई उपहास नहीं कर रहा हूं उनका, लेकिन वो लोग जिनको शायद ये मालूम भी नहीं है कि इस नृत्य के पीछे की कहानी क्या है या इस नृत्य के पीछे क्या मर्म जुड़ा हुआ है या इसको करने के पीछे क्या मंशा है, वो लोग इसका लुत्फ जैसे लुत्फ भी लेते होंगे, लुत्फ ले रहे होते हैं। तो एक तरीके का एक नया उपहास चल रहा है, एक नया माहौल चल रहा है। उनके पास न कोई ढंग का स्टेज होता है, न तो ढंग के म्यूजिशियंस होते हैं, न तो ढंग के आयोजक होते हैं। 2 या 3 आयोजक हैं जो साल में एक बार जुटते हैं और शायद वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए जुड़ना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि इस कहानी को, इसके पीछे की जो पीड़ा है उसको उभारा जाए, लोगों के सामने ले आया जाए। जी और डॉक्यूमेंट्री देखते हुए मुझे वही लगा कि इसमें जो संवेदना है, जो मर्म है कि नगर वधुएं अगले जन्म में नगर वधु न बने, ये एक बहुत ही करारा तमाचा भी है। अगर ऐसी आस और उम्मीद वो लगाती हैं तो ये समाज पर एक तरह से वो है कटाक्ष भी है और उनके भीतर की व्यथा भी है कहीं ना कहीं कि हमें अगले जन्म में इस तरह से नहीं पैदा होना है। लेकिन उस दुख को, संवेदना वो कहीं नजर नहीं आई। जैसे डॉक्यूमेंट्री देखते हुए भी वो हल्की तरह के गाने चल रहे हैं, नृत्य और वो छिछोरेपन जैसी वो हरकतें दिख रही थी लोगों की। और हैरत ये बेसिकली नगर वधु उनके बगल में चिताएं जल रही हैं, मौत सामने दिख रही है कि ये हमारा अंतिम सत्य है और इधर नृत्य पे वो वही नोट उड़ाए जा रहे हैं। वो 15-20 मीटर का फासला होता है, मैं 20 मीटर से ज्यादा का फासला नहीं होता है। और जो चिताओं की जो आंच होती है, उनसे निकलने वाले जो आग की जो आंच होती है, वहां जो लोग बैठे हैं उनके शरीर तक आती है। लेकिन आप देखिए वासना जो होती है, जो क्षुद्र किस्म की वासना, वो वासना ज्यादा प्रभावी दिखती है वहां के लोगों के चेहरे पर, बजाय इसके कि उसके भीतर की जो सच्चाई है उसको वो उनके संवेदनशील हृदय को या मन को छू सके। लेकिन इसमें एक बात ये भी है बालेंदु जी कि अगर लोग उस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सिर्फ एक महज मनोरंजन उस दृष्टिकोण से वहां पर आनंद ले रहे हैं, नगर वधुओं में भी वो बात नहीं दिखी। उनके नृत्य को देखते हुए भी ऐसा नहीं लगा। ऐसा है कि उसमें भी ये देख लें, आप सही कह रही हैं, मैंने भी देखा, चूंकि मैंने दोबारा से इस वर्ष फिर उसको शूट करने की कोशिश की, तो मुझे जो समझ में आई बात कि घूम फिर के वही चेहरे जो पिछले वर्ष थे, वो इस वर्ष वही चेहरे मौजूद थे। कोई नया चेहरा या कोई नई टीम या संख्या में बढ़ोतरी, अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, समाज के किसी मानदंड को चुनौती देना चाहते हैं, बने बनाए मानदंड को, तो कहीं ना कहीं से वो विरोध का जो स्वर है वो तीखा होना चाहिए, वो दुनिया को जताने भर का होना चाहिए कि ये हम तमाचा मारने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें नगर वधुओं का दोष नहीं मानता है।
दोष इसलिए नहीं मानता कि उनको जन्म से जिस वातावरण में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस बात को मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी कहीं एक लाइन में कहने की कोशिश की गई है कि उनका जो उनकी जो दुनिया है वो उनकी स्वनिर्मित दुनिया नहीं है, उन्होंने अपनी नहीं बनाई, वो एक थोपी हुई दुनिया है। और जो आचरण वो उस समय कर रही होती हैं, वो आचरण भी एक तरीके से जो वो जीवन जी रही हैं अपने 20, 25, 30, 35 वर्षों में, वो उसी का एक तरीके का प्रक्षेप है, वो नया कुछ नहीं कर रही हैं। और एक तरीके से वो भी उस परंपरा का निर्वाह भर कर रही हैं जो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मुझे ये भी लगा डॉक्यूमेंट्री शूट करते करते कि ये वो भी किसी तरीके से इस वो 400 वर्षों की जो परंपरा है उसको ढोने की एक असफल कोशिश भर कर रही हैं। जो मूल मकसद था जो आज के 10, 20, 25, 50, 100 साल पहले होता रहा होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चनिंग जो हमारे जो समाज के बने बनाए मानदंडों पर खड़ा करने की कोशिश रही होगी किसी जमाने में नगर वधुओं की, वो नहीं है। और उसके पीछे एक और भी वजह है, बेसिकली नगर वधुओं का स्वरूप भी बदला है। अब जो वेश्यावृत्ति जिस ढंग की होने लगी है, अब आप ये नहीं कह सकते कि आप फला मोहल्ले में रहने वाले लोग या फला मकानों में रहने वाले लोग करते हैं। अब एक नए तरह का की वेश्यावृत्ति समाज में पनप गई है। तो अब जो इस तरीके के ट्रेडिशनल नगर वधुएं हैं, वो बेसिकली अब ऐसे ही लोग बच पाए हैं उस समाज में, जो हमें उस डॉक्यूमेंट्री में दिख रहे हैं। जो 10-5 चेहरे हमें दिख पा रहे हैं, वो कायदे से अब उस जो तथाकथित जो बनी बनाई सोसाइटी है जिसमें उनको रहने के लिए कभी बाध्य किया गया होगा, वहां अब ऐसे ही बल्कि कम पढ़े लिखे लोग, कम समझदार लोग, त्याज्य लोग बच्चे हैं जिनको अपने उस परंपरा के निर्वाह के पीछे का मर्म भी नहीं मालूम। तो इसमें हम उनको नहीं दोषी ठहरा सकते, हम सीधे सीधे उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनको तो बनाया ही गया है इसीलिए कि वो जीवन भर हमारी वासना की तुष्टि करती रहें और आवाज भी ना उठा पाए। तो अगर नहीं उठा पा रही है सही से, तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हमारा अंतर्मन, हमारा हृदय, हमारा जो एक तथाकथित जो वो है सामाजिक ढांचा है, वो तो कहीं ना कहीं से आहत होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई संगठन नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि बनारस छोड़िए, बनारस का गाजीपुर, जो अगल बगल के जिले हैं, बनारस का गाजीपुर की वधुओं से कोई संपर्क नहीं होगा, बनारस का इलाहाबाद के नगर वधुओं से कोई संपर्क, उनके पास कोई संगठन नहीं है, इनके पास कोई संसाधन नहीं है जिससे वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके इसे एक आंदोलन का रूप दे सके। तो वो भी इस परंपरा को जैसे तैसे ढो रही हैं, लेकिन इसमें वो कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारे उस समाज का है। मैं केवल उस नृत्य के निर्वाह पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा तो सवाल इस बात का है कि क्यों एक ऐसा समाज बनाया गया जो हमारे लिए अछूत है, जिसमें लोग रह के बार बार जो है इस नारकी दुनिया में आते रहेंगे, और एक व्यक्ति, एक इंसान जो उनकी बनी बनाई दुनिया से अलग है, वो सारे कुकर्म करने के बाद केवल इस बात के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा क्योंकि उसे मणिकर्णिका पर दफनाया गया था। ये भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। जी। तो मेरा सवाल केवल वहां की उन 10, 20, 50 नगर वधुओं के लिए नहीं है। मेरा प्रश्न उस पूरी बनी बनाई व्यवस्था से है, जिसमें 2 तरह का समाज है, एक सभ्य तथाकथित सभ्य समाज, और एक वो समाज जो अस्पृश्य है, अछूत है, हेय है, लेकिन उसी समाज से बहुतों की वासना की तृप्ति होती है। मिलते हैं, रात के अंधेरे में मिलते हैं, छुप छिपा कर मिलते हैं, उनको मोक्ष की परमिशन नहीं, क्योंकि हमने तय कर रखा। आखिर किसी ईश्वर ने तो ये नहीं बनाया ना, ये हमने तय कर रखा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, उनको जीवन भर इस जन्म में भी पाप ढोना है। और ढोर किसका पाप रही है? हमारा पाप ढो रही है। तो उनको इस जन्म में भी मोक्ष नहीं है, अगले जन्म में भी मोक्ष नहीं है, और मोक्ष मिलेगा कि नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई दिलासा, झूठा दिलासा देने वाला भी नहीं। और उसी समाज में
मुख्य धारा में रहने वाला एक इंसान जो चाहे जितने तरह के पाप करता हो, और उसमें वह पाप भी शामिल है जो मुख्य धारा के समाज से छुपते छुपाते उससे जाके मिलता है, अपने शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी वासना की तृप्ति करता है, वह पाप भी शामिल है। अगर वह उसी मणिकर्णिका पर जाके उसको दफना दिया जाता है, बिल्कुल, हाँ। तो उसको मोक्ष मिल जाता है। इससे बड़ी विद्रूपता क्या होगी समाज की? विद्रूपता है, यकीनन यकीनन, क्योंकि समय के साथ ये परंपराएं न तो महत्व रखती हैं इस तरह से, और चूंकि आज का जो दौर है आधुनिक और अति आधुनिक होते दौर में, अब मान लीजिए वो नगर वधुएं भी अगर आ रही हैं तो वो उनका उद्देश्य ये है कि कोई संस्था करवा रही होगी, उन्हें पेमेंट दी जाती होगी, उस चीज का पारिश्रमिक मिलता होगा, बस वो इसके पीछे अगले जन्म, क्योंकि अगले जन्म की अवधारणा में आज की पीढ़ी बहुत कम यकीन रखती है कि अगला जन्म जैसी कोई अवधारणा। मैं कहता हूँ अगला जन्म होता ही हो, मैं कहता हूँ, देखिए ये तो एक अवधारणा है। अगर कोई अगला जन्म होता ही हो, मैं जीते जी इस जन्म में मुक्त होना चाहता हूं। मुझे ये मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? मेरा जो थोपा हुआ जो विद्रूप है, मुझे इस जन्म में मैंने कौन सा पाप किया कि मुझे मुक्त नहीं किया जाता? कौन है वो लोग जो ये नियम बनाते हैं कि साहब आपको एक बार इस समाज से बहिष्कृत कर दिया, वो भी तो किसी की बेटियां होंगी, किसी की बहनें होंगी, किसी की माएं होंगी। तो बनाने वाले नियम कौन लोग हैं जिन्होंने एक बार अगर आप कल्पना करिए, कोई पुरुष अगर 6 महीने घर से बाहर चला जाता है, किसी का बेटा, अगर वो 6 महीने के बाद वो घर लौटता है, उसके माँ बाप उसको स्वीकार कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसी परिवार की कोई लड़की 6 महीने घर से बाहर चली जाती है, मुझे नहीं लगता है कितना भी लिबरल परिवार होगा दोबारा से उस लड़की को अपने घर में स्वीकार कर पाएगा। तो दोहरा मानदंड जो है ना, ये इस जो नगर वधुओं का एक पृथक समाज हमारे समाज में ही रह रहा है, हमारा जो दोहरा मानदंड है, ये उसके लिए ये भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री वहां चित्रित कर रहे थे, बना रहे थे, और निश्चित तौर पर इतने भीड़ भाड़ भरी जगह पर उस मर्म को लाना स्क्रीन पे कठिन तो रहा ही होगा, और बहुत तरह के अनुभव भी हुए होंगे। कुछ अनुभव आप हमसे साझा करना चाहें उस दौरान के? आपने असल में वहां खड़े होकर के कैसा महसूस किया कि ये सिर्फ एक बाजारीकरण है, या फिर ये सच में बहुत भयावह है और विद्रूपता है? आपको क्या लगा? नहीं, मुझे तो यही समझ में आया कि ये बाजारीकरण कतई नहीं है। अच्छा। हाँ, बाजारीकरण अगर ये होता तो इसके पीछे ठीक ठाक फाइनेंसर होते, और यहाँ आने वाली नगर वधुओं में केवल स्थानीय 4, 6, 10 नगर वधुएं ना होती, फिर ऑल ओवर इंडिया से तमाम नगर वधुएं आती। और जो सच्चाई उन्होंने स्वीकार की, जो इंटरव्यू मैंने किया है उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने या वो आने के लिए कोई पैसा नहीं लेती। अच्छा, अरे हाँ, वो नगर वधुएं वहां आने के लिए कोई पैसा नहीं लेती, और जो म्यूजिशियंस वहां आते हैं उन या जो साउंड वगैरह का खर्चा होता है वो वहां के आयोजक वहन करते हैं। और वो चूंकि एक घाट है, और हर घाट पर कुछ न कुछ एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो अपने घाट को जगाए रखने के लिए वो इस तरह के आयोजन करते हैं। उनके पीछे भी इस कार्यक्रम के पीछे भी उनको कोई लाभ लेने की मंशा या बहुत प्रसिद्ध होने की मंशा नहीं। कोई बड़ा शख्स इस पूरे आयोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बड़ा फाइनेंसर इस पूरे आयोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। इवन मैं कहता हूं कि दुनिया भर में तमाम नगर वधुएं हैं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां नगर वधुएं ना हो। वहां से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, कोई फाइनेंस नहीं है उनको। मुझे लगता है कि वो आती होंगी तो उस दिन वो जब लौट के जाती होंगी तो वो भोजन कहाँ से करेंगी, ये भी संकट उनके सामने रहता होगा। मैंने पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगता होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो उस कार्यक्रम के लिए आती हैं तो निश्चित रूप से एक दिन उनका समय जाया होता होगा जो अपने ग्राहकों को नहीं दे पाती होंगी। तो वो जो उस दिन की उनकी दिहाड़ी है वो मारी जाती है, क्योंकि उनको यहाँ कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। तो अगले दिन वो किस पैसे से खाएंगी
इसका इंतजाम उनको सोच के आना पड़ता होगा। इसके पीछे कोई मार्केटिंग नहीं है। काश की मार्केटिंग होती, काश की इसके पीछे बड़े लोग लगते, काश की इसको विश्व पटल पर रखा जा पाता, काश कि इससे दुनिया भर की तमाम नगर वधुएं जुड़ पाती। वाकई ये तो बड़ी आयोजन तो घटना बड़ा है जो होता कि- ही, हाँ बिल्कुल, बड़ी घटना भी है आयोजन इस तो तरह बड़ा का होता आयोजन। ही, कम से कम जो हमारा शिष्ट और सभ्य समाज है वो इस अपने समाज के इस दोगले रवैये से वाकिफ हो पाता है, जो नहीं हो पा रहा है, जो मुझे इस पूरे प्रक्रिया के दौरान महसूस हुआ। नहीं, वाकई आपने कमाल का काम किया है। और इतनी बड़ी घटना का आप कह रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे चैनल वाले थे और बड़े उस पे ना बहुत- आना, बड़े बहुत छोटे। कैनवास पे ना आना, ये संदेह भी पैदा करता है कि उस तरफ इतनी अनदेखी है भी क्यों। इतना मतलब इतनी मार्मिक सी घटना एक हो रही है अगर हर साल, तो उस तरफ इतनी अनदेखी क्यों। चिताओं के सामने नृत्य का होना कहीं ना कहीं एक, अगर हम लेखकीय दृष्टि से देखें, मौत के जश्न जैसा भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। मुक्ति के जश्न जैसा भी है, ये मुक्ति का जश्न है कहीं, क्योंकि कुछ जगहों पे ये शायद परंपरा भी है कि मौत पे रुदन ना हो, मौत पे जश्न होना चाहिए। तो हल्का सा कहीं ना कहीं वहां भी कड़ी जुड़ती है। और लेकिन ये छुपा हुआ कैसे है, और ये तो आपको वाकई बधाई के पात्र हैं कि इतनी मर्मस्पर्शी घटना की ओर आपका ध्यान गया और इतनी खूबसूरत आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो कितना समय लगा आपको इसको शूट करने में? देखिए, शूट तो एक ही दिन होता है जो मुख्य शूट है, क्योंकि वो कार्यक्रम एक ही दिन होता है, आती है। हाँ। और वो साल में एक दिन होता है। सबसे चैलेंजिंग काम था कि जब इसको शूट करने का प्लान बना तो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हम ये निश्चित कर सकें, क्योंकि मैं बनारस में नहीं रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, जो ये निश्चित रूप से बता सके कि ये कार्यक्रम फला दिन होगा। क्योंकि मुझे अगर लखनऊ से चल के बनारस तक जाना है और डेट मिसमैच कर गई तो मुझे फिर वापस आना होगा। तो हम लोगों ने किसी तरीके से एक बार वहां पर रेकी की, गए यहाँ से अपनी टीम के साथ, और वहां घाट पर लोगों से पूछताछ की तो बड़ी मुश्किल से वहां एक मैनेजमेंट कमेटी के एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर मिल पाया। फिर उससे हम लोगों ने बात की, समय लिया उससे, वो बात की, और 2 दिन हम लोग वहां पहले बार में रह के और एक छोटे छोटे फुटकर शॉट्स लेते रहे, पूरे शहर का जायजा लेते रहे, मिजाज समझते रहे और महसूस करने की कोशिश करते रहे कि जब यहाँ नगर वधुओं का नृत्य होगा, इवन जो रॉ फुटेज हम लोगों ने जलती चिताओं के लिए, तो पहली बार का जो फुटेज था वहां केवल जलती चिताएं थी, नगर वधुएं नहीं थी। तो वो जलती चिताओं के बीच और उनसे 2 फीट 3 फीट की दूरी पर कैमरा लेकर खड़ा होना अपने आप में एक विचित्र एहसास था। वो बयान करना भी मुश्किल है, क्योंकि वहां खड़े होते समय कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। लगा कि एक यज्ञ है जिसमें एक छोटी सी आहुति कोई देनी हो, तो एक मतलब समाज को की विद्रूपताओं को बेपर्दा करने के एक यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो वहां से शुरू हुआ सिलसिला। फिर दोबारा अभी एक बार जाना हुआ, और तीसरी बार जिस दिन वो नृत्य होता है तो उस दिन तो वो पूरे रात क्या 4-5 घंटे चलता है। तो वो शाम से ही 4 बजे से लेके और फिर वो तैयार होना, और वो पहले मंदिर में उनका नृत्य होता है, मसान नाथ का जो मंदिर है वहां पूजा अर्चना होती है, उनका नृत्य होता है अंदर, फिर वो बाहर स्टेज होता है, फिर वहां आती हैं, वहां बाकी पब्लिक के लोग होते हैं। तो वो अब असली मुश्किल ये थी कि जो स्क्रिप्ट हमारी थी, उस स्क्रिप्ट में वो सारे सीन आ जाने चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें लिख दी जाती हैं जो शूट नहीं हो सकती, लिख गई हैं भावावेश में, तो वो एडिटिंग में फिर वो लाइनें हटानी पड़ती हैं। तो लेकिन कुल मिला के जो हमारा शेड्यूल था वो 4 दिन का था, अलग अलग तिथियों में। और इसके बाद चुनौती थी एडिटिंग की। तो एडिटिंग एक अलग तरह का काम है, उसमें एडिटर के साथ बैठकर एक एक लाइन के साथ, एनिमेशन का एक पार्ट है तो एनिमेशन वाले को बताना कि उसको कैसे एनिमेट करना है, वॉइस ओवर का काम है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड उसका, फिर
क्रेडिट्स वगैरह का जो बनता है, तो वो एक लंबी प्रक्रिया, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उसमें लगते हैं। लेकिन जो शूट है वो 4 दिन का शूट है जो हम लोगों ने शूट किया है। क्या बात। बाकी आपके जज्बे को सलाम है, बालेंदु जी की लीक से हट करके अरे, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर शुक्रिया। के आना, क्योंकि दिक्कत ये है कि देखते हम सब कुछ हैं, हम भी, लेकिन अनदेखा करने की जो प्रवृत्ति है देख कर भी, जी जी जी। वो घातक प्रवृत्ति है कि हम चलते बहुत सी चीजें, घटनाएं देखते हैं, लेकिन उस तरह महसूस नहीं करते, महसूस फेस नहीं करना चाहते। मुझे तो लगता है, मैं तो हाँ, इसको इस रूप में कहूंगा, फेस नहीं करना चाहते। मुझे लगता है हाँ, कि हमारा अंतर्मन आहत हो जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, क्या फायदा, मेरे करने से क्या होगा, मतलब मैं अकेला ही क्या कर लूंगा, तो इसलिए छोड़ो यार, जब इतने दिनों से हो रहा है तो आगे भी होता रहेगा, मैं ही कौन सा समाज का सारा भार अपने सिर पर लेकर चलूंगा। तो एक जो हाँ, जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, धीरे धीरे हम एक तरीके से अपनी आत्मा को मार ही रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। जब हम इस प्रवृत्ति के होते जाते हैं कि हमसे क्या लेना, मेरे पर क्या फर्क पड़ता है, तो कायदे से हम अपने संवेदनशील हृदय को थपकी देकर सुलाने की ही कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। और संवेदनहीनता का दौर इस तरह से आ गया है कि मृत्यु भी बहुत ज्यादा झकझोरती नहीं है आप हमें ना, नहीं झकझोरती है, नहीं झकझोरती, थोड़े ही दिन बिल्कुल। आसपास ही मृत्यु, और ये सोसाइटी परंपरा आने से एक घर में मौत हो रही होती है, एक घर में जश्न मन रहा होता है, तो वो जो बिल्कुल पहले जो बिल्कुल परंपराएं थी, इतने दिनों का दुख हुआ करता था, कुछ भी, कोई रेडियो तक नहीं चला सकता, टीवी नहीं चला सकता, वो बिल्कुल। सब चीजें, अब मोबाइल हाथों में उसी समय भी रहते हैं लोगों के, तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा वाले दौर में कहीं ना कहीं हम रह रहे हैं इस समय ना। जी, तो बालेंद्र जी, इसी तरह के कुछ आगे आपके प्रयास हों, कुछ और नया कुछ क्या आप हमें देने वाले हैं, क्योंकि अब आपने ना एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है कि हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं आपसे। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट तो मैंने पूरा कर लिया है अभी। रामनामी एक संप्रदाय है, अनुसूचित जाति में आते हैं, और ये छत्तीसगढ़ का एक संप्रदाय है। उसके बारे में मैंने सुन रखा था, कहीं ऐसे ही कहीं वीडियो या कुछ देखा होगा, यूट्यूब पर तमाम चीजें उपलब्ध है। एक जगह एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने भी जिक्र किया इसका। रामनामी समुदाय पर काम कर रहा हूँ, बल्कि कंप्लीट कर लिया है। वो कम्युनिटी ऐसी है जिसके सदस्य अपने पूरे शरीर पर राम नाम का गोदना गुदवाते हैं। अच्छा। और उसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि किसी जमाने में जब मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो विद्रोह में लोगों ने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया। और उन्होंने कहा क्या बात है? तो अपने शरीर को, पूरे शरीर पर, इवन आंखों पर, मतलब आंखों पर, कानों पर, सिर के ये सारे उस पर हिस्से पर वो राम राम लिखवाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने शूट की है। बहुत चैलेंजिंग काम था, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। क्या? और एक डॉक्यूमेंट्री और शूट की है, उस पर एडिटिंग का काम कर रहे हैं। लौंडा नाच एक बहुत पुरानी परंपरा है, खासकर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े लोग हैं। तो किसी जमाने में ये जब बाईजी लोगों का नाच होता था सामंतों के यहाँ, तो वहाँ जो हमारे यहाँ जो छोटी बिरादरी के कहे जाने वाले जो लोग थे, उनको उस नाच को देखने की अनुमति नहीं थी, जैसे मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो उन लोगों ने उसके स्थानापन्न के रूप में उन्होंने अपने बीच से ही एक पुरुष को स्त्री बनाकर और उसका आनंद लेना इसी रूप में शुरू किया। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ कि वो जो परंपरा शुरू हुई, उसकी जो लोकप्रियता थी, वो फिर किधर गई, उस मतलब क्या क्या उसके ये पुरुष का स्त्री बनकर नृत्य करने जैसा, और वो उसमें भी होता है, हरियाणा में सांग होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, बहुत ऐसा मुझे लगता है कि लगभग सभी संस्कृतियों में है। लेकिन यहाँ क्या था, एक सामंतवाद का जो दौर था, उस दौर में सामंतों ने अपने मनोरंजन के तमाम संसाधन इकट्ठे किए। जो छोटे तबके के लोग थे, उनके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन हृदय तो सबका बुलाता है, सबको मनोरंजन चाहिए। तो किसी ने एक कल्पना शुरू की, लौंडा नाच की। भिखारी ठाकुर बहुत बड़ा नाम है, हालांकि मैंने इसको और पृष्ठभूमि इसकी और पीछे से जोड़ी है कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ। तो उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए,
फिलहाल तो यही यकीनन दोनों ये प्रोजेक्ट दोनों है। दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। ये भी बिल्कुल अनोखा प्रयोग लग रहा है आपका। और जैसे जी कि जी। आप ये बात कर रहे हैं रोंडा नाच की, तो ऐसे ही सांग की जो परंपरा है उस पर यशपाल शर्मा सर ने भी जो है दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई। दादा दादा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी जो जी, है अरे वो बहुत हरियाणा के सूर्य शानदार। कवि रहे हैं, और वो खुद ही जी लिखते जी थे और खुद ही उस पर जो है स्त्री वेशभूषा में भी जो है उन्होंने बहुत जी से जी जी। गीति नाट्य कह सकते हैं हम, वो प्रस्तुत किए। तो वाकई ये जो परंपराएं हैं, भले ही समय के साथ या तकनीक आने के साथ थोड़ी धूमिल तो हो गई हैं, लेकिन हैं बहुत कमाल की। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, हमारे किसी जमाने में हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रही है, और पश्चिमीकरण के प्रयास में हम लोगों ने सबको नष्ट कर दिया है। अपनी हाँ मूल हाँ संस्कृति, मूल परंपरा को भूल गए हैं। हम्म और हम्म हम आने वाली पीढ़ी, हम लोग तो फिर भी जानते हैं इसके बारे में, बचपन में देखा भी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि ऐसी भी कोई चीज हमारे यहाँ हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं से उस अपनी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसको इस परंपरा से जोड़े रखने का भी एक प्रयास कर सकते हैं कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि नहीं हमारे। अच्छा, बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात ये थी, जब लौंडा नाच पर मैं काम कर रहा था तो मैंने एक भी ढंग की डॉक्यूमेंट्री, मैंने तमाम सर्च की, डॉक्यूमेंट्री बहुत बनी फिल्मों के रूप में और कहानियां और तमाम, लेकिन एक कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो पूरी बात शुरू से लेकर अंत तक कह पाए, मुझे नहीं मिली। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोगों ने इतना काम किया इस पर, और एक ढंग का काम इस पर करने वाला कोई नहीं है। तो वो चीज निकल कर आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने उसको निःशेष कर दिया है, बहुत सारे लोग आगे करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसकी जड़ों से लेकर और अब तक जो उसकी स्थितियां, परिस्थितियां और उसका जो विकास है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में सामने रखा जाए। क्या बात है, क्या बात। और डॉक्यूमेंट्री की मुख्य मांग भी यही होती है कि सूत्र दर सूत्र जुड़ते चले जाएं उसमें, शुरुआत जी से जी। शुरू होकर के अंत तक सारी कहानी जो है वो गुंथी हुई और जुड़ी हुई और आपको साथ लेकर के चले। ये सबसे बड़ी बिल्कुल। चुनौती होती है डॉक्यूमेंट्री में। कहीं ना कहीं फिल्म में तो छूट होती है कि मनोरंजन की दृष्टि से उसमें गाने भी डाल दिए जाते हैं, कुछ अलग फिल्म में तो दृश्य बना दिए फ्लैशबैक जाते पता हैं। चला, अंतिम सीन हाँ पहले ही दिखा दिया। आप जी जी डॉक्यूमेंट्री जी में दिखाएंगे तो फिर दर्शक देखेगा नहीं। उसमें तो एक तरीके का डेवलपमेंट आपको दिखाना होता है। जी जी। और जब भी हमें पुख्ता जानकारी चाहिए होती है तो हम डॉक्यूमेंट्री की ही शरण में जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो शोध कार्य है, वो शोध कार्य है और बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। मौलिक होगा, शोध प्रामाणिक कार्य के होगा। बाद और भी कठिन है, जैसे विषय तो हम कुछ भी उठा सकते हैं, बहुत सारे विषय हमको कुरेदते हैं, लेकिन फिर उनको शूट करना एक्चुअल उस पर जाकर, वो एक बहुत चैलेंज। जैसे अभी मैं देख रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अघोरियों का। अघोरियों का एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैंने देखा उस पर बहुत, मैंने कुछ लिखा पढ़ा भी, फिर मुझे लगा कि इनको शूट मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये केवल एक जगह पर नहीं रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी इनके अलग अलग जगह हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी प्लेन उसमें रह रहे हो, किसी शहर में रह रहे हो। अब पता चला कि ऋषिकेश से 200 किलोमीटर दूर ऊपर कहीं रह रहे हैं, हिमालय की किसी गुफा में रह रहे हैं। तो वो विषयों का चयन तो फिर भी आसान है, स्क्रिप्ट भी बन जाए और सारी चीजें हो जाएं, लेकिन ध्यान में ये भी रखना पड़ता है कि हम इसको डेटा कलेक्ट कर पाएंगे फाइनली कि नहीं कर पाएंगे। तो तमाम तरह की लिमिटेशंस होती हैं, बजट का लिमिटेशन होता है, समय की समस्या होती है, जो बिल्कुल इसी काम में जुटे हुए हैं उनके लिए समय की समस्या है, लेकिन हम लोगों के साथ एक समय का संकट रहता है। तो वो सारी चीजों में संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। फाइनली कोई काम साल भर में, 2 साल में एक बार निकल के आ पाता है। जी जी जी। लेकिन ये सार्थक कार्य हैं, जैसे आप छिपी हुई घटनाओं को सामने ला रहे हैं, चरित्रों को सामने ला रहे हैं, ऐसे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी प्रयास है कि जितने भी छुपे हुए फिल्मकार हैं जो प्रयास कर रहे हैं, नए फिल्मकार हैं जिन्हें कोई मंच नहीं मिलता है, तो उन सबको मंच देने का मकसद जो है बिफ ने किया है। तो आप तो चूंकि हमारे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 4थे सीजन में आए भी, तो आपका अनुभव कैसा रहा, जरा साझा करें। मेरा आपको मैं बताऊं, जब बाइस्कोप जिंदगी हम लोगों ने फीचर फिल्म बनाई थी तो उसको भी 7 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे, लेकिन वो कोरोना का दौर था तो सारे अवार्ड्स ऑनलाइन ही मिले, मेल पर आ गए। ठीक है। इसके बाद अब
काशी मणिकर्णिका को भी 5 या 6 अवार्ड मिले, लेकिन वो सब ऑनलाइन थे। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो मेरा अनुभव था वो बाकी मायनों में इसलिए अलग था क्योंकि ये ऑफलाइन चल रहा था, और मेरे जीवन का एक पहला ऐसा था जिसमें मुझे ऑफलाइन किसी में पुरस्कृत होना था। और जिन लोगों को यशपाल जी को, उनकी पत्नी को और बाकी लोगों को, मैम को, सबको, प्रतिभा मैम को, सबको मैं पहली बार रूबरू देख रहा था। तो मैं तो गैर फिल्मी दुनिया का आदमी हूं, तो मेरे लिए एक बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। लेकिन अच्छा ये लगा, मैं पूरे कार्यक्रम में और पूरे दिन उपस्थित रहा था, लगभग सारी फिल्में मैंने देखी, कि जो चयन था बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का वो बहुत शानदार था। और जो एंट्रीज भी आई थी उनको भी देख के लगा कि इस लेवल की एंट्रीज बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को मिल रही है। इसका मतलब है कि इसने अपना एक जो स्टैंडर्ड विगत 4 वर्षों में बना रखा है, उसकी वजह से वो एंट्रीज जो मतलब, एक तो डॉक्यूमेंट्री ऐसी थी जिसको यशपाल सर ने भी कहा कि ये तो ऑस्कर के लेवल की है। एक जो मेढक पर जो एक लिरिकल वीडियो था, शायद आपने देखी है, म्यूजिक वीडियो टाइप तो मुझे ये खुशी मिली कि ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, रोज कैमरे फेस करते हैं, रोज सारे तरह के दुश्वारियों से गुजरते हैं। हम लोग तो कभी इनसे रूबरू नहीं होते, लेकिन उनके बीच आकर केवल एक विषय, एक संवेदनशील विषय उठाने के कारण मुझे ये सम्मान फिल्म फेस्टिवल दे रहा है। तो अद्भुत अनुभव था, बहुत ही मजेदार था। और मैं फिर से और अब आगे भी आप ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है इस बार भी जो है काफी एंट्रीज आ रही हैं लगातार और लोग जुड़ रहे हैं, और वाकई बिफ ने पिछले 5 सालों में अच्छा खासा अपना मकाम बना लिया है। जी बिल्कुल। तो ये तो आपका फिल्मकार के तौर पर जिक्र और चित्रण इतनी देर से हम कर रहे हैं। अगर साहित्यिक उस तरफ आए थोड़ा सा, तो क्या आप कविता लेखन में भी अपना थोड़ा कलम चलाते हैं? नहीं, मैं तो मुख्य रूप से मैं कथाकार हूँ, और कथाकार भी हाँ जी, उपन्यासकार हूँ मैं। कहानियां भी नहीं लिखता हूँ। एक नाटक पर लिखा था, वो भी किसी ने मुझे सजेस्ट मांगा था कि मुझे एक प्ले करना है, तो एक नाटक है, बस नाटक लिखा। हालांकि सबका एक तरीके से कैनवास एक ही जैसा है, कथा सूत्र तीनों में है, नाटक में भी, कहानी में भी, उपन्यास में भी। लेकिन मेरा जो कहने का जो तरीका है, मेरी जो शैली है, तो मैं उपन्यास में ज्यादा कंफर्टेबल अपने को पाता हूँ। क्या बात। और ये उपन्यास लिख लेना भी आसान नहीं होता है, पूरा समर्पण उस समय और पूरी जी, सबसे मुश्किल काम है समय का। हाँ। क्योंकि उसमें एक बड़ा फलक होता है, ढेर सारे पात्र होते हैं, ढेर सारी घटनाएं होती हैं, और सबको जोड़ना, और फिर जोड़ना ही नहीं, असली बात यह है कि एक चुनौती है, जब सब कुछ तैयार होता है तो पाठक को प्रभावित करना। तो सब ईश्वरीय कृपा से होता है, हम लोग तो केवल माध्यम है। जी बिल्कुल। मैं तो ये भी देख रही थी कि आपकी अधिकांश पुस्तकें वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हैं, तो वाणी से प्रकाशित होना भी अपने आप में एक सम्मानजनक बात होती है, क्योंकि वो लोग जल्दी से किसी पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पूरे मापदंड हैं उनके अपने, और तब जा करके जी। तो असीमित संभावनाओं से भरपूर शख्सियत हैं आप, और बहुत ही कमाल के काम आप कर रहे हैं। अब तो आपने हमारी उत्सुकता और बढ़ा दी, जो 2 और आपने बताए हैं कॉन्सेप्ट, वाकई वो भी बिल्कुल अलग हैं, यूनिक हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग तेवर में लेकर के आप आएंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी उन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज का भी, और भविष्य के लिए आपको असीमित शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत आनंद आया। मुझे बहुत आनंद है, थैंक यू। शुक्रिया बालेंदु जी। तो आज दोस्तों हम रूबरू हुए बालेंदु डी कौशिक जी से। एक अद्भुत रचनाकार तो वो हैं ही, उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार, लेकिन साथ ही साथ जो है वो फिल्म की लाइन में जिस तरह से कार्य कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में, वृत्त चित्रों के क्षेत्र में जिस तरह से लाजवाब वृत्त चित्र और ऐसी घटनाएं और वाकयात और हालात हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल अनदेखे हैं, अनछुए हैं। तो उनसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सारे विषयों पर
विस्तृत चर्चा हुई। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा क्योंकि आपके विचार हमें जो है वो प्रोत्साहन देते हैं और नया कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूं कि एंट्रीज जो हैं वो आप जल्द से जल्द भेज दीजिए क्योंकि समय दौड़ा चला जा रहा है। फिर आप कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा, तो हम इसीलिए आपको याद दिलाते हैं कि आप जल्द से जल्द फिल्म प्रीवे के माध्यम से, WFCN के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपनी एंट्रीज जो हैं हमें भेजिए। और अभी अगर आप एंट्रीज भेजते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करना है BIFFMUMBAI40। अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं और फिल्म प्रीवे, फेस्ट होम या WFCN के माध्यम से हमें अपनी एंट्रीज भेजते हैं तो आपको दिया जाएगा 40% का डिस्काउंट। और आप डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें भेज सकते हैं। बस देरी मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द हमारा हिस्सा बनिए, हमारे साथी बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नए लेट्स टॉक में फिर से एक नई शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इतनी खूबसूरत फिल्में देख रहे हैं हमारे दर्शक। पढ़ाई लिखाई में भी करी पण छोड़नी पड़ी ना। हम आदमी है, कोनो भूत पिशाच नहीं। मेरे लिए जो मेरी टीम 1 साल से काम कर रही है उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। Thank you Bollywood International Film Festival. It's fabulous. मैं चाहता हूँ ये फेस्टिवल लगातार ऐसा ही चलता रहे। We want to encourage all filmmakers to continue to follow your passion